स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीटेट का जो पेपर हुआ था जनवरी के मंथ में। ये है 8 जनवरी का पेपर है और इसमें आपके 30 क्वेश्चन जो कि आपके हिंदी के पूछे गए थे, हूबहू वही क्वेश्चंस हैं। ये खुद मेरा क्वेश्चन पेपर ही है। तो सीटेट की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट में इस बार 90 प्लस तो मिनिमम करने की सोचा ही है। मतलब 90 तो यार बहुत कम है, लेकिन हाँ इतना तो आपने सीटेट को क्रॉस करने का सोचा है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आंख बंद करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर है। हमारे चैनल पर सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, टेट, यूपी टेट, सीटेट, रीट हुआ, आपका बिहार टेट हुआ, और किसी भी अदर एग्जाम, कहने का मतलब टीचर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है और उसकी तैयारी हमारे चैनल पर ना कराई जाए, ऐसा हम नहीं होने देते। तो सीटेट के लिए तो स्पेशली सीटेट के स्पेशलिस्ट टीचर हमारे चैनल पर हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 30 के 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। हिंदी के किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं और किस टाइप की हिंदी आपके एग्जाम में पूछी गई थी, सीटेट में कैसे आते हैं, वो सब देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पेपर, ये आपका लैंग्वेज 1 चूज की गई थी, जिसमें लैंग्वेज 1 में हिंदी था। कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है, 15 नंबर का इसमें कॉम्प्रीहेंशन आता है, जिसमें गद्य और पद्य के 2 कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। जिसके बाद आपका इन पर आधारित प्रश्न भी होंगे और इसके बाद जो 15 क्वेश्चन होंगे वो हिंदी की पेडागॉगी होती है। क्या होती है? हिंदी की पेडागॉगी। और इसके बाद आपका 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी चैप्टर के। हिंदी का पूरा सिलेबस यही है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका गद्यांश क्या है? गद्यांश है साथियों, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि गद्यांश तो पूरा नहीं हो पाएगा इसमें, तो यहाँ तक कर लेते हैं हम। गद्यांश क्या है अपना? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही उत्तर दीजिए। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता है। देखिए जो परिश्रमी व्यक्ति हैं वो अगर असफल भी हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनको पश्चाताप नहीं होता है। उसके मन में इतना संतोष तो अवश्य रहता है कि उसमें जितनी सामर्थ्य थी उसने उतना प्रयत्न किया। फल देना या न देना ईश्वर के अधीन है। ये सबसे बड़ी बात होती है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति है, हार्ड वर्कर पर्सन है, और वो असफल हो जाए तो उसको इस बात का पश्चाताप नहीं होता कि मैं पास क्यों ना हुआ, लेकिन हाँ उसको इस बात का संतोष भी होता है कि उसने अपनी ताकत को झोंका, उसने अपने प्रयास किए। फल देना या न देना ईश्वर के अधीन है। मानव का कर्तव्य केवल कार्य करना है। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता पर उसका दोष भाग्य को देते हैं। जो आलसी व्यक्ति कहेंगे, क्या कहेंगे? असफलता हो गई तो दोष क्या देंगे? हमारा भाग्य ही खराब था। यह प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य भी परिश्रम से ही बनता है। ये सच बात है। भाग्य किससे बनता है? परिश्रम से बनता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य अमुक वस्तु नहीं है, जिस अमुक का मतलब होता है जिसे वो प्राप्त ना कर सके और उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, अमुक वस्तु नहीं है, तो वह उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु उसे प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकती है। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही क्या है? आपका तप कहलाता है। आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए जो आपने हार्ड वर्क किया है वही आपका क्या कहलाता है? तप कहलाता है। इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासन का अधिकारी बना, कालिदास महान कवि बना, मैडम क्यूरी और एडिसन वैज्ञानिक, अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति बना। महान लेखकों, कवियों, वैज्ञानिकों आदि की सफलता का रहस्य भी क्या है? उनका परिश्रम ही है। और ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि परिश्रम, देखिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? परिश्रम क्या है? परिश्रम आपका पर्याय है। किसका? भाग्य का। ऐसा है ना जीना। परिश्रम करोगे तभी आपका भाग्य बनेगा। आप भाग्य के भरोसे बैठकर परिश्रम ना करने पर की सोचें तो नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, पूरक हैं। अगर आप परिश्रम करोगे तभी आप भाग्य के लिए सोच सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इस पर आधारित प्रश्न आपके पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल है, किसी व्यक्ति को असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? अब इस बात को समझिए। परिश्रमी व्यक्ति को असफल हो जाने पर पश्चाताप नहीं होता, आलसी व्यक्ति को, पुरुषार्थी व्यक्ति को, भाग्यवान व्यक्ति को। देखिए अब
ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन है भाग्यवान व्यक्ति को। अब जो व्यक्ति भाग्य पे ही भरोसा रख रहा है तो उस व्यक्ति के लिए यहाँ पर असफल होने पर पश्चाताप नहीं होता। अब भाई पश्चाताप उस व्यक्ति को होगा, उस व्यक्ति को क्या होगा, पश्चाताप होगा। किसको नहीं होगा, जिसने परिश्रम किया है। पुरुषार्थी को नहीं होगा। आलसी व्यक्ति को, वो बस दोष देने में लगा रहेगा, मैंने ये कर लिया होता, मैं ये करता। परिश्रमी व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसे असफल हो जाने पर भी पश्चाताप नहीं होता। ये सच बात है। अगर आप परिश्रम कर रहे हैं और आप असफल हो गए, उसके बाद आपको थोड़ा तनिक भी पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मैंने प्रयत्न किया है तो उसके बाद भी मुझे सफलता इस बार मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो ऑप्शन होते हैं आपको अपने हिसाब से नहीं लगाने होते, ये आपको दिए गए गद्यांश के हिसाब से लगाने होते हैं। तो आप कतई प्रयास ना कीजिएगा अपने दिमाग का यूज़ करने का, सिर्फ गद्यांश में जो चीज़ दे रखी है वही आप सही मानिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या है, उत्साह, तप, सफलता या भाग्य, क्या है। अब किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम क्या है, तो इसमें हम देख लेते हैं अपने इसी में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो कहाँ पर मिलेगा वो देख लेते हैं। तो यह आपका यहाँ श्रम आंसर मिलेगा। भारतीय संस्कृति में कहा जाने वाला तप भी परिश्रम का ही पर्याय है। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम ही क्या है, तप है। तो आपके गद्यांश में सीधा सीधा इसका आंसर दे रखा है। तो आप अगर ऑप्शंस पर जाओगे तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया श्रम तप कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको गद्यांश के हिसाब से ही आंसर लगाने हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को गद्यांश से हटकर आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद बताइए। लगाइए भाई, पुरुषार्थ का संधि विच्छेद बताइए। देखिए पुरुष प्लस अर्थ हो सकता था, लेकिन इसमें हलंत लगा हुआ है, इस वजह से ये क्या हो गया, गलत। पुरह प्लस अर्थ नहीं होता, इसके अंदर विसर्ग संधि नहीं होती। पुरुषा नहीं होता, पुरुष प्लस अर्थ क्या होगा, पुरुषार्थ का हो जाएगा आपका पुरुष प्लस अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर्थ। तो पुरुष प्लस अर्थ आपका किसका बन गया, पुरुषार्थ का बन गया। अब साथियों यहाँ एक बात सोचने वाली है कि इसमें संधि कौन सी है, बताइए कौन सी संधि है। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसमें कौन सी संधि है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अब ये प्रश्न क्या है, देखिए, मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है। अब आपका दिमाग चलेगा ऑप्शन के हिसाब से, दान करने से, धैर्य रखने से, संतोष करने से, परिश्रम करने से। भाग्य कैसे बनता है, बहुत सारे महानुभाव ऐसे होंगे वो सिर्फ अपना दिमाग इन ऑप्शंस पर ही लगा रहे होंगे, उन्होंने गद्यांश को देखा ही नहीं है। तो भाई क्या कर रहे हो, गद्यांश पे जाओ। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, तो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो हम देख लेते हैं कहाँ लिखा है। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि उसके भाग्य में अमुक वस्तु नहीं है, तो उसके लिए कुछ भी कार्य करे, परिश्रम करे, परंतु वह वस्तु से प्राप्त नहीं होगी। प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकती है। किससे झुकती है प्रकृति भी, पुरुषार्थ के बल से झुकती है। पुरुषार्थ का मतलब उसके एक तरीके से परिश्रम पर झुकती है, उसके कर्म पर झुकती है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, तो मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है, पूरे का पूरा अगर हम टाइटल भी देने की कोशिश करें, पूरे का अगर हम टाइटल भी देने की कोशिश करें तो परिश्रम ही जाता है। और इसमें लिखा भी है, इसी तप या श्रम के कारण नहुस इंद्रासुर अधिकारी बना, कालिदास महान कवि बना, और मतलब वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने। किसके कारण बने, सिर्फ और सिर्फ परिश्रम के आधार पर बने। किस पर बने, परिश्रम पर। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश का 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। सामर्थ्य में मूल शब्द व प्रत्यय है। देखिए मूल शब्द क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग समझिए। एक होता है मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द बोल देते हैं भाई,
इसके बाद में जुड़ता है प्रत्यय, तो प्रत्यय कब लगता है? शब्द के बाद में। और उपसर्ग कब लगता है? उससे शब्द के पहले। क्लियर है? तो शब्द के पहले लगेगा उपसर्ग और शब्द के बाद में लगेगा क्या लगेगा? आपका प्रत्यय लगेगा। अब जैसे मैंने बोला यहां पर है सामर्थ्य, सामर्थ्य। कभी भी आपको क्या निकालना है? प्रत्यय निकालना है या उपसर्ग निकालना है, तो आप संधि विच्छेद करने का प्रयास कीजिए। तो आप क्या करोगे? सम अर्थ प्लस य, क्या करोगे? समर्थ प्लस य, इन दोनों को मिलाओगे तो सामर्थ्य बन गया। क्लियर है? समर्थ प्लस य को मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? सामर्थ्य बन जाएगा। और इसमें य जो है वो आपका बाद में जुड़ा हुआ है, अर्थात यही आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, आलसी व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसे देता है? दूसरों को, अवसर न मिलने को, धन के अभाव को, या भाग्य को? आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लगाओगे, आंसर लगा दोगे। ना जी ना, ऐसा नहीं करना है। गद्यांश के हिसाब से आपको आंसर लगाना है। आलसी व्यक्ति अपना जो असफलता का प्रभाव किस पे डालता है? तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, इसके विपरीत आलसी व्यक्ति किसी कार्य की असफलता का दोष भाग्य को देते हैं। किसको देते हैं? आलसी व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग्य को। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गद्यांश का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, ईश्वर का पर्यायवाची नहीं होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आंसर लगाएंगे होगा। तो देखिए, पर्यायवाची ईश्वर की बात करें, ईश्वर को हम भगवान भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। ऑप्शन में प्रभु, जगदीश, विधाता और विधान। तो एक बात बताइए, विधान क्या होता है? विधान किसी कार्य को करने के लिए जो बनाए गए नियम कानून होते हैं उन्हीं को हम विधान बोल देते हैं। लेकिन विधाता, विधाता, जगदीश, प्रभु, ये सभी भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, इन सभी के क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, विधान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप, मुझे नहीं लग रहा है, कर भी पाओगे। आप अपने जीवन में अगर अच्छा लक्ष्य बनाना चाहते हैं, सीटेट को निकालना चाहते हैं, तो पक्का कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पक्की बात है, यह चैनल आपके लक्ष्य की सफलता में एक सहायक के रूप में, एक आपके जो रास्ता है ना सीटेट का, ये वाला रास्ता, आप यहाँ तो चल गए, लेकिन आगे आपके रास्ते को सुगम बनाने के लिए ये शुभम तैयार है। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब इसे कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विपरीत शब्द का विलोम होगा, लगाइए राइट आंसर क्या है। देखिए, अनुकूल, प्रतिकूल, उल्टा, प्रतिकूल। अनुकूल, प्राकृतिक, उल्टा या प्रतिकूल, क्या होगा? विपरीत पूछा है, विपरीत शब्द का अनुकूल। देखिए, प्राकृतिक ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनना है। उल्टा और विपरीत ये तो पर्यायवाची हो गए। प्रतिकूल, विपरीत पर्यायवाची हो गए। सिर्फ अनुकूल, कोई चीज़ विपरीत जा रही है, आप उसको अनुकूल लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? आपका विलोम शब्द बन जाएगा। तो अनुकूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगाइए मेरे साथियों राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, प्रकृति किसका सम्मान करती है? प्रकृति किसका सम्मान करती है? भाग्य के बल का, चापलूसी का, पुरुषार्थ के बल का, तटस्थ बैठने का। अब मुझे आप बताइए, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन एक बात बताइए, जो आपका गद्यांश था उसमें तटस्थ बैठने की कहीं बात थी? नहीं थी, वैसे ही हट गया भाई साहब। चापलूसी करने की बात थी? नहीं थी। पुरुषार्थ केवल और भाग्य केवल, हाँ, इनको चेक कर लेते हैं। तो प्रकृति किसका सम्मान करती है? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है साथियों। अगर हम पहुंचते हैं अपने कहाँ पर, तो इसमें लिखा हुआ है प्रकृति किसका सम्मान करती है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, इसमें पता लगाइए भाई कहाँ पर लिखा है। वैसे परिश्रम का ही करेगी, पुरुषार्थ के बल का करेगी, भाग्य के बल का तो करेगी नहीं।
ठीक, लेकिन इसका यहाँ लिखा हुआ है, देखिए स्पष्ट, मैं आपको गद्यांश से ही दे रहा हूँ। प्रश्न यह है कि भाग्य क्या है? किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य का भाग्य परिश्रम से ही बनता है। किससे बनता है? परिश्रम से ही बनता है। यदि कोई व्यक्ति सोचकर बैठ जाएगा उसके भाग्य में कोई वस्तु नहीं है, परिश्रम करे तो, परंतु उससे भाग्य, प्रकृति भी भाग्य के बल से नहीं, व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकती है। किससे झुकती है? सीधा सीधा आंसर दे रखा है। प्रकृति क्या है, किसका सम्मान करती है? व्यक्ति के पुरुषार्थ के बल से झुकती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 10। इस लोक का अमृत है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। लोक का अमृत क्या है? इस लोक का अमृत है, तो यहाँ पर कहीं लिखा है। अच्छा जी, आपका पद्यांश शुरू हो गया, हम वहीं चल रहे थे गद्यांश पर, सवाल बदल गया। देखते हैं पद्यांश क्या लिखा है। जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धैनुएं प्रत्येक ग्रह में हैं दुही जाने लगी, यो शक्ति की नदियाँ वहाँ सर्वत्र लहराने लगी। घृत आदि के आधिक्य से बलवीर्य का सुविकास है, क्या आजकल का सा कहीं भी व्याधियों का वास है उस समय गौ वंश पलता, इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता कभी यह और भारत मही। अब इस पद्यांश को पढ़कर हमें लगाना है राइट आंसर। तो इस पद्यांश को देखते हैं। तो पद्यांश में लिखा हुआ है साफ साफ कि इस लोक का अमृत है, और लोक का अमृत कहीं पर लिखा है जो अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है। दुग्ध का मतलब होता है साथी दूध, और अन्य धात्री के सदृश सबको पिलाती दुग्ध है जो अमृत इस लोक का, जिस पर अमर भी मुग्ध है। वे धैनुएं, धैनुएं किसके लिए कहा गया है? गाय के लिए। और ये किसका दूध है? गाय का दूध है। और गाय को क्या बोला है जो अमृत इस लोक का, यानी कि जो दुग्ध, यानी कि गाय का जो दूध है वो इस लोक पर अमृत के समान है। और प्रश्न भी पूछा है इस लोक का अमृत क्या होगा, तो दही की तो बात ही नहीं, घृत का मतलब होता है घी, नहीं बात है, अमृत की भी बात नहीं, लेकिन बात करेंगे दूध की, उसका पर्यायवाची दे रखा है। देखिए, दुग्ध होता है आपका तत्सम शब्द और दूध होता है आपका तद्भव शब्द, तो आपका यहाँ पर तद्भव दे रखा है आंसर में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवीर्य में समास है, लगाइए राइट आंसर। देखिए, एक है शब्द बल और दूसरा है वीर्य, दोनों क्या हैं? एक दूसरे के द्वंद्व समास हैं। क्या है साथी? द्वंद्व समास। जब भी एक दूसरे के विपरीत की बात करे तो आपको हचक से लगा देना है द्वंद्व समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है? जैसे मैंने बोला महाराज, क्या बोला? महाराज, आप क्या बोलोगे? महान है जो राजा, है जो है जिसका, अगर ऐसे आता है तो आप क्या लगाओगे? कर्मधारय समास लगाओगे। संज्ञा से पहले विशेषण की बात करें, आप ऐसे संभाल लो महान राजा, संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए आप लगा दोगे हिचक से, क्या कर्मधारय समास? तो नहीं होगा, यहाँ तो तत्पुरुष भी नहीं है। द्विग समास जब संख्या की बात करें तो ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्व समास। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, धात्री शब्द का अर्थ है, धात्री शब्द का अर्थ है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। धात्री शब्द देने वाली, धारण करने वाली, पालन करने वाली, सेवा करने वाली। आपको अपना आंसर लगाना होगा क्या? पद्यांश के हिसाब से। पद्यांश में लिखा है जो अन्य धात्री के सदृश, सदृश का मतलब होता है समान, जो अन्य धात्री के सदृश से सबको पिलाती दुग्ध है। ये किसके बारे में कहा गया है? ये कहा गया है धेनुएं, यानी कि गाय के बारे में कहा गया है। जो अन्य धात्री, धात्री का मतलब होता है पालन करने वाली, क्या कहा है? पालन करने वाली। तो पालन करने वाली कौन होगी?
धेनुएं होंगी जो किससे, दुग्ध से पालन करती हैं इस अमृत लोक का। तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, आपका राइट आंसर जाएगा साथियों पालन करने वाली। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। धात्री का शब्द का अर्थ क्या होगा, पालन करने वाली। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मही शब्द का अर्थ है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। तो महीयसी, तक्र, भूमि, माता। और यहां पर अगर आप देखोगे अंत में पद्यांश में क्या लिखा हुआ है उस समय गौवंश पलता इस समय मरता वही, है उस समय गौवंश पलता इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता कभी यह और भारत मही। भारत मही, भारत माता पढ़ा है कि नहीं ये बताओ मुझे। और भारत का मतलब क्या होता है, महान भी भारत महान भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भारत महान भी बोलते हैं। और मही का शब्द का जो स्पेशली अर्थ निकलता है वो निकलता है भूमि से। किससे, भूमि से। है उस समय गौवंश पलता इस समय मरता वही, क्या एक हो सकता कभी यह भारत और वह भारत मही और वह भारत की भूमि। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी। किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी, घृत की, दुग्ध की, जल की या शक्ति की। लगाइए राइट आंसर। और यहाँ हम अगर इसमें पढ़ते हैं तो क्या लगा है, किसकी नदियां सर्वत्र लहराने लगी, तो इसमें साफ साफ लिखा है वे धेनुएं प्रत्येक ग्रह में हैं दुही जाने लगी, यों शक्ति की नदियां वहां सर्वत्र लहराने लगी। किसकी नदियां, शक्ति की नदियां। तो भैया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, शक्ति की नदियां। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 15वां, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। अमर किस पर मुग्ध है, सुरा पर, दधि पर, दुग्ध पर या अमृत पर। सुरा तो पद्यांश में आया ही नहीं। दधि का मतलब क्या होता है, दही, नाजीना, इसकी भी बात नहीं होगी। अब बचा दुग्ध और अमृत। अब पढ़ते हैं पद्यांश। अमर किस पर मुग्ध है, तो इसमें साफ साफ लिखा है अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध है अमृत इस लोक का जिस पर अमर भी मुग्ध है। और यहाँ क्या लिखा, जो अन्य धात्री के सदस्य सबको पिलाती दुग्ध है। दुग्ध को कहा अमृत, किसको कहा, दुग्ध को कहा अमृत, और वह अमृत समान दुग्ध भी क्या है, मुग्ध है। अर्थात आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दुग्ध। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आती है आपकी हिंदी की पेडागोगी और यहाँ पर हम करेंगे वार, खतरनाक। तो साथियों सीटेट की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं थोड़ा किरमिची टाइप के हो जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं, समय बहुत हो जाता है नौकरी ना मिले बिना, तो सब्सक्राइब करने में भी थोड़ा सा सोचते हैं हिचक से। सब्सक्राइब कर दो भाई। चलिए देख लेते हैं CDP, देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी ऑफ हिंदी क्या है। इसमें शिक्षार्थी को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बशर्ते। अब आप शिक्षार्थी के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगे जिससे कि वो विषय पर महारत हासिल कर पाए, सीख सके विषय को। वे जानते हो कि परीक्षाओं में विषय वस्तु के प्रति समझ के लिए उनकी परीक्षा ली जाएगी। अच्छा शिक्षार्थी जानते हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है भाई, शिक्षार्थी थोड़ी जानते। उन्हें शिक्षार्थियों को सीखने तथा विषय पर महारत प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। शिक्षार्थी का मतलब किसकी बात की जा रही है, अध्यापक या छात्र, अध्यापक की। उन्हें विश्वास हो कि जो काम वे कर रहे हैं वह रोचक है तथा उनके स्वयं और शिक्षक के जीवन से संबंधित है, ना जीना। उन्हें इस बात का पूर्वाभास हो कि उन्हें निर्देशात्मक उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा। वेरी गुड आंसर होगा भाई साहब, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 4th पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लेते हैं फिर भी। वे इस बात को महसूस करते हो कि एक तरह के कार्य में वे अपने सहपाठियों से बेहतर निष्पादन कर सकते हैं। यहाँ कंपटीशन आप शिक्षकों के बीच में नहीं कर सकते भाई, शिक्षकों के बीच में कंपटीशन कर दोगे तो फिर विद्यालय चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने का प्रशिक्षण देने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? नोट पूछा है सरकार, गलती होती है। शुद्ध उच्चारण का प्रदर्शन करके दिखाना, चलिए ये तो अच्छी बात है। जीवा तथा होठों की सही स्थिति का अभ्यास करना, ये भी बात ठीक है। शिक्षार्थियों को जीवन के वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों के को जीवन के वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों को 1 मिनट के लिए बोलने का अवसर देना ताकि आप इसकी त्रुटियों का निदान कर सकें, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को अच्छा भाषण देने के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती? शिक्षार्थियों को जीवन की वास्तविक स्थितियों पर बोलने का अवसर उपलब्ध कराना। देखिए ऑप्शन तो आपका थर्ड भी सही है, लेकिन सीटेट ने इसी को नोट माना है। मेरे हिसाब से ये आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए था थर्ड, लेकिन इसी को नोट माना है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप थर्ड ऑप्शन को ही राइट मानिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किस शिक्षण शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों के अनुभवों, उनकी बात तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रमुखता देनी है? इस प्रकार के शिक्षण शास्त्र के लिए बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास तथा रुचियों को ध्यान में रखकर अधिगम की योजना बनानी चाहिए। तो इसमें देखिए शिक्षक केंद्रित आप नहीं कर सकते, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन नहीं हो सकती, विस्तारवादी नहीं हो सकती, शिक्षार्थी नहीं हो सकती। आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात यानी सीसीई की बात करोगे, सीसीई पर जोर देंगे। और एनसीएफ 2005 भी सीसीई पर जोर देता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी आपका सीसीई के बारे में बताता है कि आप बाल केंद्रित से आप क्या करोगे, स्टूडेंट को सेंटर में लाओगे, ना कि टीचर को सेंटर में लाओगे। स्टूडेंट सेंटर में होना चाहिए, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, सहपाठी एक दूसरे के प्रति स्वीकृति का भाव रखें, इसके लिए किस तरह की कक्षाएं परिवेश उपयुक्त हैं? आप देखिए जो सहपाठी हैं, क्लासमेट्स होते हैं, वो एक दूसरे के प्रति क्या है, स्वीकृति का भाव रखें। विविधता वाले शिक्षार्थियों की समावेशी शिक्षा, चयनित शिक्षार्थियों वाली समावेशी शिक्षा ना जीना। चयनित मतलब कुछ को ही लेके ना जीना। विविधता वाले शिक्षार्थियों की विशिष्ट कक्षा, विशिष्ट स्पेसिफिक एजुकेशन दे रहे हो, कुछ बच्चों के लिए दे दो आप, कुछ को छोड़ दो, ऐसे थोड़ी होता है। चयनित शिक्षार्थियों की विशिष्ट कक्षा, आप स्पेसिफिक एजुकेशन किसी को नहीं दे सकते। आप क्या दोगे? ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता था, लेकिन उसमें भी चयनित दे रखा है। आप किसकी बात करोगे? समावेशी शिक्षा की बात करोगे सरकार। किसकी बात करोगे? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलने की बात करोगे, ना कि सिर्फ एक, और वो भी विविधता के साथ। वैरायटी इज द डाइवर्सिटी, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, ऐसे बोलते हैं, कुछ होता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा कौशलों के उपकौशल हैं। भाषा कौशलों के उपकौशल कितने हैं? 2, 4, 5, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाषा कौशलों के उपकौशल हैं आपके 2। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? लगाइए राइट आंसर क्या होगा। कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? तो शुद्ध उच्चारण पर बल देना, ना जीना। पुस्तक पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना, गलत है। शुद्ध उच्चारण तो भावों के साथ बल देना नहीं होगा। शिक्षार्थियों की रुचि की विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना। बहुत अच्छा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ये तो क्लियर है, बहुत आसान है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? रचनावादी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो रचनावादी कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास के अंदर बात करें साथियों, तो समूह में अंतःक्रिया करते हैं और कक्षा में आवाज़ें करते हैं, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। प्राइमरी के स्कूल्स आपने देखे होंगे तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैडम बोल देती हैं बेटा बोलो टेबल, बेटा बोलो ABCD, तो बच्चे बार बार पीछे से रिपीट करते हैं, यानी कक्षा में आवाज़ें करते हैं, समूह अंतःक्रिया करते हैं, परस्पर इंटर रिलेट होते हैं एक दूसरे से। और जब एक दूसरे से ग्रुपिंग के अंदर इंटर रिलेट होते हैं बच्चे, मान लीजिए 4 बच्चे ABCD बोल रहे हैं, 30 बच्चे बाहर
जो क्लासरूम में बैठे हैं एक दूसरे से इंटरलेटेड करते हुए, रिपीटेशन करते हुए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविज्म को यहाँ पर थोड़ा सा बल दिया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। समूह में अंतरक्रिया करते हैं तथा कक्षा में आवाज़ें करते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं, अपनी कॉपियों में सही विकल्प लिखते हैं। गलत है, केवल तो नहीं चलेगा, किसी भी तरह की अंतःक्रिया नहीं करते। अंतःक्रिया नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे साहब? इंटरलेट होना पड़ेगा तभी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार से सीखते हैं जिस तरह वे अन्य कौशल सीखते हैं। मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक उसी प्रकार सीखते हैं जिस तरह से वे अन्य कौशल सीखते हैं। यह किस विचारक के सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ये चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। तो बीएफ स्किनर इनका पूरा नाम था। इनकी बात करें तो ये व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्टिक थे बीएफ स्किनर साहब। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर क्या है, इन्होंने मतलब कुछ बजाया, डेली कुत्ते को खिलाते थे, कुत्ता लार टपकाता था। एक दिन इनके पास कुछ भी नहीं था और कुत्ता फिर भी आया, उसी तरीके से कुत्ते ने उसी प्रकार की उसी मात्रा में कुत्ते ने आज भी लार टपकाई। तो इन्होंने बिहेवियरिस्टिक का वहाँ से पुनर्वलन का सिद्धांत भी दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? पुनर्वलन का इन्होंने सिद्धांत दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था। तो ये सिद्धांत बीएफ स्किनर के साहब ने दिए थे। वाइगोत्स्की साहब की बात करें तो ये समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, समाज से बच्चे सीखते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। पियाजे साहब की बात करें, जीन पियाजे साहब की, तो ये बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे, उस पर बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बात करें साथियों चॉम्स्की साहब की, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो मनुष्य अनुभव के माध्यम से भाषा ठीक प्रकार सीखता है। तो अनुभव ही कहाँ से आता है? बीएफ स्किनर से आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? जो समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है दृढ़ता से किस बात में विश्वास करता है? तो बच्चे विद्यालय के बाहर जो कुछ भी सीखते हैं वह अप्रासंगिक है। भाई विद्यालय से बाहर तो वो घर में भी सीखते हैं, मम्मा सिखाती हैं उनकी बहुत कुछ, पिताजी सिखाते हैं, तो क्या वो अप्रासंगिक हो जाएगा? समाज से जो भी सीख रहा है, बड़ों का आदर करना सीख रहा है, क्या वो गलत हो जाएगा? ना जी ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। शिक्षार्थियों के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, ये तो बात सही है। शिक्षक को सदैव कक्षा के निर्देशों का आगे रहना चाहिए, सिर्फ आप उनको एक डंडे में नहीं हाँक सकते भाई। शिक्षक को सदैव निर्देशों में आगे रहना चाहिए, तो शिक्षक भी इतना मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि आगे ही रहना चाहिए। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। भाई क्या सीखेगा फिर वो? उसका कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो ही नहीं करेगा, फिर तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो क्या है, शिक्षार्थी के अनुभव तथा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त उपागम होगा? आप लैंग्वेज की क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, तो आप जब भाषा को पढ़ा रहे हैं तो भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? संरचनात्मक, संप्रेषणात्मक, व्याकरणात्मक, अनुवाद, निमज्जन विधि। तो देखिए निमज्जन विधि तो कुछ नहीं, व्याकरण पर आप 5th क्लास प्राइमरी लेवल के बच्चे पर आप क्या व्याकरण पर प्रभाव डालना चाहोगे? तो व्याकरण तो नहीं होगा। संप्रेषणात्मक हो सकता है, संरचनात्मक, भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर आप संप्रेषण पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, संरचना की बात यहाँ पर नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? इनमें से कौन सा है जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के रूप में नहीं लिया जा सकता? चयन तथा श्रेणियों में बांटना, विशिष्ट रूप से गठन कौशल पर बल देना, एकीकृत तरीके से शिक्षण करना, अधिक से अधिक अवसर देना। अधिक से अधिक अवसर देना तो यहाँ पर बोला है नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर देखिए आंसर तो और भी गलत है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो थोड़ा ज़्यादा गलत है। चयन तथा श्रेणियों में बांटना ये भी आपका इतना सही नहीं होगा। एकीकृत तरीके से शिक्षण करना ये भी इतना ज़्यादा सही नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा ज़्यादा ही नेगेटिव है। तो विशिष्ट रूप से, विशिष्ट यानी स्पेसिफिक, फिर भी पठन कौशल पर बल देना, तो इतना ज़्यादा भी बेस्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं।
यदि शिक्षक नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो क्या उद्देश्य हो सकता है। जो शिक्षक हैं नया पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को मनोरंजन से जुड़ी गतिविधि में संलग्न करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान हटाना, ऐसे थोड़ी होगा। पाठ आरंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों को अनुशासन में करना, ना जी ना। कार्यभार को कम करना, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन वो उत्साह का संचार करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि शिक्षक सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। जो शिक्षक है सभी बच्चों की अधिगम शैली को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। बच्चों को अपनी प्रतिभा तथा अधिगम शैली को प्रदर्शित करने के लिए पाठ्य सामग्री गतिविधियों में भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, ना जी ना। योगात्मक आकलन परीक्षा में बैठने से पहले सभी पाठों की पुनरावृत्ति के लिए कहना चाहिए, ना जी ना। यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने संकल्पनाओं को पूर्ण रूप से सीख लिया है, विद्यार्थियों की जल्दी से जल्दी परीक्षा लेनी चाहिए, ना जी ना। विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ये बेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी थोड़ा सा सही है लेकिन फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ज़्यादा राइट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ रेमेडियल टीचिंग। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है। अप्रभावकारी आदतों को हटाना, ये तो भाई उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत ही आएगा। उन भाषा तथ्यों को दोबारा पढ़ाना जो उन्होंने सही तरीके से नहीं सीखे हैं, ये भी सही है। शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से रटाना, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए। उद्दीपन उपागमों के साथ शिक्षार्थियों के अधिगम के लिए रुचि जागृत करना, ये भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि नॉट है तभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। वैसे आपको बता दें हमने CDP के 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, मैथ के भी 30 क्वेश्चन करा दिए हैं, EVS के भी 30 क्वेश्चन करा दिए हैं और अब आपका लैंग्वेज 1 यानी कि हिंदी भी आ गई है। इसके बाद इंग्लिश का भी आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपका पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हम और भी पेपर्स को कंप्लीट कराते रहेंगे समय समय पर। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बोधगम्य निवेशों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो आप लोग इसका राइट आंसर लगाइएगा, क्या है इसका सही जवाब। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा जरूर। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।